आज की इस गहन चर्चा में मतलब हर उस इंसान का स्वागत है जो इस डिजिटल दुनिया में ना अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहता है। हम अक्सर नई तकनीक, नए गैजेट्स और उन एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं जो हमारी लाइफ को थोड़ा थोड़ा आसान बना देते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज का ये विस्तृत विश्लेषण ना एक ऐसे विषय पर है जो हर स्मार्टफोन यूजर के लिए मतलब एक सीधा अलर्ट है। हाँ जी। आज का हमारा जो विषय है वो है स्क्रीन शेयरिंग स्कैम। बहुत ही सीरियस टॉपिक है ये। हाँ, तो आज हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो 17th डे स्क्रीन शेयरिंग स्कैम नाम के नोट्स हैं। और यार, इनमें कुछ ऐसे डरावने तथ्य सामने आए हैं जो मतलब किसी की भी नींद उड़ा सकते हैं। सही बात है। तो इस पूरी पड़ताल का मिशन बस ये समझना है कि कैसे रोजमर्रा की वो तकनीक जो मतलब हमारी सुविधा के लिए बनी थी उसे एक बेहद खतरनाक हथियार में बदल दिया जाता है। बिल्कुल। और ये भी समझना है कि इन्फॉर्मेशन के इस युग में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो खुद को कितना भी टेक सेवी क्यों ना मानता हो, वो इस जाल में कैसे उलझ जाता है। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। हाँ। अक्सर ना जब स्कैम या हैकिंग जैसे शब्द सामने आते हैं तो दिमाग में तुरंत ना किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन घूमने लगता है ना। हाँ बिल्कुल, वो डार्क रूम और कोडिंग वाला। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी अंधेरे कमरे में बैठा कोई इंसान कंप्यूटर पर वो हरे रंग की कॉम्प्लेक्स कोडिंग कर रहा है। हाँ। और किसी बड़े सर्वर के फायरवॉल को तोड़ रहा है। लेकिन आज हम जिस खतरे की बात कर रहे हैं ना, उसमें कोई भी टेक्निकल हैकिंग शामिल ही नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई फायरवॉल नहीं टूट रहा है, कोई वायरस नहीं भेजा जा रहा है। तो फिर ये होता कैसे है? ये असल में ह्यूमन इंजीनियरिंग का एक बेहद खतरनाक खेल है। ह्यूमन इंजीनियरिंग मतलब इस घोटाले में ठग किसी डिवाइस या सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को नहीं भीतते हैं जी। इसके बजाय वो सीधे इंसान के दिमाग, उसके डर और उसकी घबराहट को हैक करते हैं। बाप रे। तकनीक यहाँ सिर्फ एक जरिया है, असली निशाना तो इंसान की अपनी साइकोलॉजी है। ये सच में मतलब एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है कि हमेशा हैकर किसी वायरस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। आज के हमारे नोट्स का एक हिस्सा जो असली एप्स नकली इरादे पर फोकस्ड है, वो इस बात को बहुत गहराई से मतलब बहुत अच्छे से क्लियर करता है। ये स्कैम इसलिए इतना दिलचस्प और साथ ही इतना खतरनाक है क्योंकि ये ठग ना किसी गैर कानूनी या किसी छिपे हुए डार्क वेब के सॉफ्टवेयर का यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है। वो उन एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं जिन्हें टेक दुनिया में मतलब बहुत अच्छी नजर से देखा जाता है। सही कहा। एनीडेस्क, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट और क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, मतलब इन एप्स का नाम कोई भी आसानी से सुन सकता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। ये बहुत ही आम, जाने माने और ऐप स्टोर पर आसानी से मिलने वाले एप्लीकेशन है। कोई भी इन्हें बस एक क्लिक में फोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकता है। और यहीं पर बात सबसे ज्यादा उलझ जाती है। ये सभी एप्स अपनी जगह पर पूरी तरह से वैध हैं, मतलब लीगल हैं। हाँ। इनका निर्माण किसी के बैंक से पैसे चुराने या कोई गैर कानूनी काम करने के लिए नहीं हुआ था। तो इनका असली पर्पस क्या है? इन्हें ना दुनिया भर के आईटी प्रोफेशनल्स द्वारा टेक्निकल इश्यूज को दूर से यानी रिमोटली सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, वो रिमोट एक्सेस वाला। हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉय के लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर दिक्कत आ गई है और उसकी आईटी सपोर्ट टीम दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठी है, तो वे इन एप्स के जरिए दूर से ही उस लैपटॉप की स्क्रीन अपने सिस्टम पर देखते हैं। अच्छा, वो माउस और कीबोर्ड कंट्रोल कर लेते हैं? बिल्कुल, वो माउस और कीबोर्ड का कंट्रोल लेते हैं और प्रॉब्लम को मिनटों में ठीक कर देते हैं। और यही आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब तकनीक अपने आप में कभी बुरी नहीं होती, ये एप्स पूरी तरह से सुरक्षित और मददगार है। हाँ, वो तो है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब ठग इन यूजफुल टूल्स को इंसान के विश्वास और डर का फायदा उठाकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। बाप रे। वो इंसान को हैक करके एक सही टूल से गलत काम करवा लेते हैं। ये तो किसी के हाथों में एक बहुत ही तेज चाकू थमा देने जैसा है ना? बिल्कुल सही। मतलब कोई उससे सब्जी काट सकता है और कोई उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक आम इंसान इस पूरी प्रोसेस में फंसना कैसे शुरू होता है? मतलब
ठगों का पहला स्टेप क्या होता है? वो कभी भी अचानक से ये नहीं कहते कि मैं एक ठग हूं और मुझे पैसे चाहिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो ऐसे लोग बनकर कांटेक्ट करते हैं जिन पर सोसाइटी में रोजमर्रा की जिंदगी में भरोसा किया जाता है या जिनसे थोड़ा खौफ खाया जाता है। बिल्कुल। वो बैंक के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर कॉल करते हैं। हाँ। या फिर क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के कर्मचारी, बिजली बोर्ड के अधिकारी, टेलीकॉम कंपनी के प्रतिनिधि, कुरियर सर्विस वाले, इनकम टैक्स अधिकारी या यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी बनकर भी बात करते हैं। और पता है, इन सभी किरदारों में एक बहुत ही खास चीज छिपी हुई है। क्या? और वो है अधिकार या अथॉरिटी। अच्छा। सोसाइटी में ना हर इंसान को ये सिखाया जाता है कि जब पुलिस, बैंक या किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कॉल आए तो उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बस ठग इसी सोशल स्ट्रक्चर का फायदा उठाते हैं। जब फोन उठाने वाले को लगता है कि सामने वाला इंसान किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन पर है तो दिमाग की जो एक नेचुरल शंका होती है ना, हाँ, वो जो डाउट करने की कैपेबिलिटी होती है, हाँ, वो और सवाल पूछने की जो क्षमता है वो हाँ, थोड़ी कम हो जाती है। इंसान ना थोड़ा आज्ञाकारी बन जाता है। और माहौल बनाने के लिए वो जो डायलॉग्स बोलते हैं वो सीधे इंसान की रातों की नींद उड़ाने वाले होते हैं। बिल्कुल। मतलब मान लीजिए कोई इंसान सुबह सुबह आराम से चाय पी रहा है, हाँ, और अचानक फोन आता है कि आज रात तक आपके घर की बिजली काट दी जाएगी क्योंकि पिछला बिल अपडेट नहीं हुआ है। बाप रे। उस वक्त ना चाय का स्वाद तो गायब हो ही जाता है, साथ ही दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। या फिर वो कहते हैं बैंक अकाउंट तुरंत ब्लॉक किया जा रहा है, खाते से एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है। हाँ। केवाईसी की डेडलाइन बस कुछ ही मिनटों में खत्म हो रही है। या सबसे असरदार तरीका, क्या? अगर तुरंत इस सर्विस को कैंसिल नहीं किया तो खाते से अभी के अभी 10,000 रुपए कट जाएंगे। उफ। मतलब ऐसी बातें सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाना बहुत नॉर्मल है। हाँ, और ये पूरा जो सिनेरियो है ना, ये डर और जल्दबाजी के एक बेहद सोचे समझे साइकोलॉजिकल खेल का हिस्सा है। ये ठग कोई नौसिखिए नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग लिए हुए, स्क्रिप्टेड और प्रोफेशनल लोग होते हैं। अच्छा। बिल्कुल। उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो पूरी तरह से ऑफिशियल होती है। हाँ, वो टोन वैसी रखते हैं। हाँ, उनका बात करने का लहजा ऐसा होता है जैसे वो सच में किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हैं। उनके पास टाइम की बहुत कमी है। हाँ। और वो बस किसी कस्टमर की मदद करने के लिए अपना कीमती टाइम दे रहे हैं। तो उनका मेन गोल क्या होता है? उनका मुख्य लक्ष्य ना सिर्फ 3 चीजें पैदा करना है: डर, घबराहट और भयानक दबाव। लेकिन ये डर का माहौल बनाने से उन्हें असल में मिलता क्या है? मतलब वो सीधे मुद्दे पे क्यों नहीं आते? क्योंकि जब तक इंसान शांत है ना, हाँ। तब तक उसका लॉजिकल दिमाग काम कर रहा है। अच्छा। साइकोलॉजी के हिसाब से जब इंसान को किसी अचानक खतरे का एहसास होता है, हाँ। जैसे कि पैसे कट जाने का डर, हाँ। तो उसका फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। ओहो। भारी प्रेशर और घबराहट में तर्क करने वाला दिमाग सुन पड़ जाता है। इंसान ना सिर्फ उस फौरी नुकसान से बचने के लिए सामने वाले के इंस्ट्रक्शंस का आंख बंद करके पालन करने लगता है। तो मतलब वो ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे भयानक बात यह है कि फोन के एक तरफ जब विक्टिम घबरा रहा होता है, कांप रहा होता है, हाँ। तब फोन की दूसरी तरफ बैठा ठग बिल्कुल शांत होता है। बाप रे। वो बस अपनी सामने रखी एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। हाँ। और बिना किसी इमोशन के अपना काम कर रहा होता है। ये सच में एक बहुत ही क्रूर खेल है यार। अगले 10 मिनट में उसके बैंक अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम गायब होने वाली है या उसकी बिजली कटने वाली है। यहीं से शुरू होता है वो फेज जिसे लाइव बैंक चोरी का नाम दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए उन ठगों के स्टेप्स को डिकोड करते हैं। हाँ। वो बड़े ही आराम से और सिंपैथी दिखाते हुए कहते हैं, घबराइए मत, मैं सिस्टम से इसे ठीक कर देता हूँ। आप बस प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाइए और मदद के लिए एनीडेस्क या टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इंसान उस वक्त सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता है, इसलिए वो तुरंत वो ऐप डाउनलोड कर लेता है। हाँ, पैनिक में। डाउनलोड होने के बाद ना ऐप की स्क्रीन पर एक 9 अंकों का एक कोड दिखाई देता है। बिल्कुल। फोन पर वो 9 अंकों का कोड मांगते हैं और जैसी वो कोड बताया जाता है, ठग कहते हैं कि अब स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा, उसमें एक्सेसिबिलिटी परमिशन दे दीजिए। और पता है, ये एक्सेसिबिलिटी परमिशन वाला जो हिस्सा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
हाँ। और अक्सर लोग इसे समझे बिना ही बस अलाउ या ओके पर क्लिक कर देते हैं। हाँ, जल्दबाजी में। ये जो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है ना, ये असल में स्मार्टफोन्स में उन लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं जो ठीक से देख नहीं सकते या जिन्हें फोन की स्क्रीन को पढ़ने में दिक्कत होती है। अच्छा, वो वॉइस ओवर वाला फीचर? हाँ, कुछ वैसा ही। Okay. तो जब कोई इस परमिशन को ऑन करता है तो वो फोन के सिस्टम को ये परमिशन दे रहा होता है कि वो स्क्रीन पर मौजूद हर एक चीज को पढ़ सके, समझ सके और बिना इंसान के छुए बटनों पर क्लिक भी कर सके। बाप रे। ठग इसी फैसिलिटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। जैसे ही ये परमिशन दी जाती है, वैसे ही फोन का पूरा कंट्रोल ठगों के सर्वर पर चला जाता है। मतलब उसी पल से फोन की पूरी स्क्रीन उनके सामने लाइव हो जाती है। बिल्कुल। वो मीलों दूर बैठे हुए बिल्कुल वही देख रहे होते हैं जो डिवाइस के मालिक के सामने फोन की स्क्रीन पर चल रहा होता है। हाँ जी। लेकिन यहाँ एक सवाल है। पूछिए। फोन की स्क्रीन देख लेने भर से मतलब पैसे कैसे चोरी हो जाते हैं? ठग सीधे तौर पर तो पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहते होंगे, वरना किसी को भी शक हो जाएगा ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर उनकी चालाकी का अगला लेवल सामने आता है। अच्छा। स्क्रीन का एक्सेस मिलने के बाद वो कहते हैं चलिए आपका रिफंड स्टेटस चेक करते हैं, या फिर कहते हैं आइए आपके अकाउंट को सिस्टम में वेरीफाई कर देते हैं ताकि कोई और ट्रांजैक्शन ना हो। ओहो। इस झूठे वेरिफिकेशन के नाम पर वो इंसान को उसका अपना ही बैंकिंग ऐप या यूपीआई ऐप खोलने को कहते हैं। तो इंसान खुद ही खोलता है? हाँ, अब क्योंकि इंसान को लगता है कि वो सिर्फ अपना बैलेंस या स्टेटस चेक कर रहा है। वो बिना किसी शक के अपना सीक्रेट पिन या पासवर्ड डाल देता है। अरे। और चूंकि फोन की स्क्रीन लाइव शेयर हो रही है, हाँ, ठग मीलों दूर बैठे बैठे उस पिन या पासवर्ड को एकदम साफ साफ देख लेते हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई इंसान अपने ही घर की तिजोरी का पासवर्ड किसी अजनबी के सामने बोल कर डाल रहा हो। बिल्कुल। लेकिन कुछ मामलों में तो ठग इससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके अपनाते हैं ना? हाँ, बहुत। हाँ? हमने देखा है कि कई बार ठग रिमोट एक्सेस के जरिए फोन की स्क्रीन को पूरी तरह से मतलब ब्लैकआउट कर देते हैं। हाँ। अचानक से स्क्रीन काली हो जाती है। हाँ। या उस पे सिस्टम अपडेट हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें, जैसा कोई नकली मैसेज दिखने लगता है। बिल्कुल। एक आम इंसान के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि जब स्क्रीन काली हो गई है तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और ये ब्लैकआउट टेक्निक ना इस पूरे स्कैम का सबसे डरावना हिस्सा है। इसे एक जादूगर के उस करतब की तरह समझा जा सकता है जहां वो एक हाथ से आपका ध्यान भटकाता है। हाँ। और दूसरे हाथ से अपने चाल चल देता है। सही बात है। जब स्क्रीन काली होती है तो डिवाइस के मालिक को लगता है कि फोन हैंग हो गया है या सच में कोई अपडेट चल रहा है। लेकिन असल में बैकग्राउंड में ठग उस एक्सेसिबिलिटी परमिशन का यूज करके फोन की सेटिंग्स के अंदर जा रहे होते हैं। बाप रे। वो बिना मालिक के जाने यूपीआई ऐप में घुसकर पैसों के ट्रांसफर की लिमिट बढ़ा देते हैं। ओहो। वो बैंक का लॉगिन आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स और कार्ड के पीछे लिखा वो 3 अंकों का सीवीवी नंबर सब खंगाल लेते हैं। लेकिन हर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए तो एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की जरूरत होती है ना? हाँ, बिल्कुल होती है। तो जब तक ओटीपी नहीं मिलेगा पैसे कैसे कटेंगे? और यही तो इस ब्लैकआउट और एक्सेसिबिलिटी परमिशन का सबसे घातक कॉम्बिनेशन है। कैसे? जब बैंक ओटीपी भेजता है तो वो एसएमएस के जरिए फोन पर आता है। हाँ। अब क्योंकि ठगों के पास स्क्रीन पढ़ने की परमिशन है, वो बैकग्राउंड में ही उस एसएमएस को पढ़ लेते हैं। बाप रे। ओटीपी को कॉपी करते हैं, पेमेंट वाले पेज पर पेस्ट करते हैं और फिर उस मैसेज को डिलीट भी कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ताकि स्क्रीन वापस नॉर्मल होने पर कोई सबूत ही ना बचे। और ये सब कुछ महज कुछ सेकंड या मिनटों के अंदर हो जाता है, जबकि फोन का मालिक सिर्फ स्क्रीन के वापस चालू होने का इंतजार कर रहा होता है। यार ये पूरा जाल इतना गहरा है। अब अगर कोई सोचे कि चलो पैसे कट गए तो क्या हुआ, मैं बैंक को शिकायत करूंगा और बैंक मुझे मेरे पैसे वापस कर देगा क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। हाँ, लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन यहाँ मामला पूरी तरह से पलट जाता है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे खेल के सो व्हाट यानी निष्कर्ष पर ध्यान दें तो एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है।
बैंक ऐसे मामलों में नुकसान की भरपाई करने से अक्सर पीछे हट जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम इसे बैंक के सिस्टम के नजरिए से देखें तो उन्हें कोई हैकिंग या धोखाधड़ी दिखाई ही नहीं देती। अच्छा। बैंक का सर्वर क्या रिकॉर्ड करता है, वो देखता है कि जिस डिवाइस से ट्रांजैक्शन हुआ है वो उसी कस्टमर का रजिस्टर्ड डिवाइस है। हाँ, डिवाइस तो वही है। जो पासवर्ड डाला गया है वो बिल्कुल सही है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, जो OTP भेजा गया था वो भी बिल्कुल सही एंटर किया गया है। ओहो। तो टेक्निकली बैंक की कोई भी सिक्योरिटी वॉल नहीं टूटी है। बैंक के सिस्टम के लिए ये एक पूरी तरह से ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है। हाँ। बैंक यही मानेगा कि कस्टमर ने खुद अपने हाथों से पैसे ट्रांसफर किए हैं। मतलब बैंक ये कहता है कि हमने तो घर के दरवाजे पर ताला लगाया था, लेकिन आपने खुद ही अंदर से दरवाजा खोलकर चोर को चाबी थमा दी। एकदम सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। जब कस्टमर खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सेस दे रहा है तो बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो खत्म हो जाती है। बाप रे। इसीलिए ऐसे केसेस में खोए हुए पैसे वापस पाना किसी चक्रव्यूह से बाहर निकलने से कम नहीं होता। बिल्कुल। लीगल और टेक्निकल दोनों ही फ्रंट्स पर यह प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ट्रांजैक्शन कस्टमर की मर्जी के बिना हुआ है। ये रियलिटी किसी को भी डराने के लिए काफी है यार। और इसी भयानक सच्चाई के कारण खतरे की घंटी यानी रेड फ्लैग्स की पहचान करना और बचाव के रूल्स को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। कुछ ऐसे बहुत ही क्लियर सिग्नल्स हैं जिन्हें देखते ही दिमाग में तुरंत खतरे का अलार्म बज जाना चाहिए। हाँ। अगर कोई भी अनजान कॉलर, चाहे वो कितना भी प्रोफेशनल क्यों ना लग रहा हो, फोन पर रिमोट ऐप डाउनलोड करने को कहे तो ये सबसे बड़ा और सबसे पहला रेड फ्लैग है। एकदम सही। अगर कॉलर बार बार ये जोर दे रहा है कि कॉल मत काटना, लाइन पर ही रहना, तो समझ लेना चाहिए कि वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा इंसान उस बीच आपको एडवाइस दे सके। अगर कोई किसी भी बहाने से OTP मांगे या बैंकिंग ऐप खोलने को बोले, हाँ। और सबसे बड़ी बात, अगर वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी मचा रहा हो कि बस अभी के अभी करना होगा, नहीं तो भारी नुकसान हो जाएगा, तो ये 100% एक बिछाया हुआ जाल है। सच है ना, जिसे हर इंसान को अपने दिमाग में पक्के तौर पे बिठा लेना चाहिए। क्या? दुनिया का कोई भी बैंक, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, कोई भी पुलिस अधिकारी या इनकम टैक्स का एम्प्लॉय कभी भी किसी भी सिचुएशन में फोन करके एनीडेस्क, टीम व्यूअर या क्विक सपोर्ट जैसे एप्स इंस्टॉल करने को नहीं कहेगा। बिल्कुल। ये उनके काम करने की प्रोसेस का हिस्सा होता ही नहीं है। हाँ। उनका काम सिस्टम से होता है, कस्टमर्स के फोन की स्क्रीन देखकर नहीं। सही बात है। अगर फोन पर कोई ऐसा कह रहा है तो वो कोई अधिकारी नहीं बल्कि एक शातिर ठग है। हाँ। इस बात पर कभी कोई शक या डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यार, इंसान आखिर इंसान है ना? हाँ, वो तो है। कभी कभी थकावट में या बहुत ज्यादा प्रेशर में आकर गलती हो ही जाती है। मान लीजिए कोई पैनिक में आकर ऐप डाउनलोड कर ले और प्रोसेस के बीच में उसे अचानक रियलाइज हो कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। हाँ। तो ऐसे में इमीडिएटली क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? हमारे आज के नोट्स में इस सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो तुरंत करना चाहिए वो है इंटरनेट कनेक्शन काटना। एकदम सही। वाईफाई, मोबाइल डेटा, राउटर, जो भी इंटरनेट का जरिया हो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। और पता है, ये जो इंटरनेट बंद करने वाला स्टेप है ना, ये ऐप को अनइंस्टॉल करने से भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही इंटरनेट बंद होता है, ठगों का वो रिमोट एक्सेस वाला कनेक्शन तुरंत टूट जाता है। ओहो। और वो फोन पर कुछ भी नहीं कर पाते। उसके बाद फोन को एयरप्लेन मोड में डाल देना चाहिए और उस स्क्रीन शेयरिंग ऐप को हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहिए। सही। इसके तुरंत बाद किसी फैमिली मेंबर या दोस्त के सेफ फोन का यूज करके अपने बैंक को कॉल करना चाहिए। सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को ब्लॉक करवाना चाहिए और अपने ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड्स बदल लेने चाहिए। बिल्कुल। इसमें ना 1 सेकंड की भी देरी बहुत भारी पड़ सकती है। और बचाव के लिए गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, जो इस पूरी चर्चा का सार है। स्क्रीन शेयर का मतलब है बैंक शेयर। बहुत सही बात है। ये सुनने में एक बहुत ही सिंपल सी लाइन लगती है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं।
अगर कोई किसी को अपने फोन की स्क्रीन देखने दे रहा है तो असल में वो उसे अपने बैंक अकाउंट की तिजोरी खोलने दे रहा है। बिल्कुल। फोन की स्क्रीन कोई आम डिस्प्ले नहीं है। हाँ जी। ये इंसान की पूरी डिजिटल लाइफ का आईना है। हाँ जी। मतलब क्या कोई भी इंसान किसी अनजान अजनबी को सड़क से बुलाकर अपने घर का दरवाजा खोलेगा और उसे अंदर आकर सब कुछ देखने देगा? कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह किसी भी अनजान कॉलर को अपनी डिजिटल दुनिया का एक्सेस देना अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। और इसी से वो बड़ा लेसन निकल कर आता है जो हमें इस पूरी पड़ताल के एंड में मिला है। हाँ। तकनीक खतरनाक नहीं है, अंधविश्वास खतरनाक है। बिल्कुल। मोबाइल, इंटरनेट और एप्स ने दुनिया को बहुत आसान बनाया है। लेकिन जब इंसान अपनी लॉजिकल थिंकिंग को किनारे रखकर किसी फोन कॉल पर पैदा किए गए डर पर अंधा विश्वास कर लेता है, हाँ। तब वो खुद अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। सही बात है। अवेयरनेस और हमेशा एक नेचुरल डाउट बनाए रखना ही आज के टाइम की सबसे बड़ी डिजिटल शील्ड है। ये सच है कि सतर्कता ही एकमात्र सॉल्यूशन है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद ना एक ऐसा सवाल भी मन में उठता है जो हमारे फ्यूचर को लेकर है। कैसा सवाल? अगर आज के टाइम में एक इंसान का दिमाग केवल एक नॉर्मल फोन कॉल पर किसी अजनबी की आवाज और उसके द्वारा पैदा किए गए डर के सामने इतनी आसानी से सरेंडर कर देता है, तो फ्यूचर के बारे में सोचकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। उस फ्यूचर को इमेजिन कीजिए जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अपनी पीक पर होगा। बाप रे। आज तो कम से कम ठग एक अनजान आवाज में बात करते हैं। हाँ। लेकिन कल को जब कोई ठग AI का यूज करके किसी के अपने बहुत करीबी दोस्त, फैमिली मेंबर या किसी रिलेटिव की हूबहू आवाज में फोन करेगा, ओहो, या फिर उनका एक डीप फेक वीडियो बनाकर मदद मांगेगा और कहेगा कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, तुरंत ये ऐप डाउनलोड करके मेरी मदद कर दो। हाँ। तब कोई इंसान कैसे असली और नकली के बीच फर्क कर पाएगा? यार ये सच में एक झकझोर देने वाला सवाल है। हम जिस डिजिटल कन्वीनियंस के आदी होते जा रहे हैं ना, जहां सब कुछ बस एक क्लिक पर हो जाता है। बिल्कुल। क्या ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे हमारे अंदर की उस स्वाभाविक शंका और सावधानी को खत्म कर रही है जो असल में हमारी सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? सोचने वाली बात है। क्या हम सहूलियत के नाम पर सतर्क रहना भूलते जा रहे हैं? इसी अहम और गहरे सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। डिजिटल दुनिया में ना जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए सवाल पूछते रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।